गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम बात करेंगे 6 जून के करंट अफेयर के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि आपको चैनल को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है, तो प्लीज़ ये मत भूलिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मॉर्निंग के थॉट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है। यानी अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं, लगे हुए हैं और आप अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परिश्रम करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके दरवाजे पर आएगी और आपको सफल बनाकर छोड़ेगी। तो इसलिए परिश्रम के साथ रहिए, मेहनत के साथ रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, देखो, विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड इंसेक्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो 6 जून को मनाया जाता है हर साल। और इस बार भी 6 जून को मनाया जा रहा है विश्व कीट दिवस, जिसको हम विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, इसका मोटिव क्या है? तो मोटिव यही है कि जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, स्पेशली हमारे कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक होते हैं। तो उनकी हमें रक्षा करनी है, उन्हें हमें बचा कर रखना है। पहली बार 2017 में बीजिंग कहाँ है? चाइना में है। तो चाइना के बीजिंग में पहली बार विश्व कीट दिवस को मनाने के बारे में 6 जून के डेट के बारे में बात करी गई थी। और उसके बाद से ही हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। क्लियर? World Insect Day, also known as World Insect Awareness Day, was first observed on 6th June 2017 in Beijing. Clear? आओ देखो, अब हम बात करते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम का जो मर्कसेम है, वहां पर फ्लैंडर्स कप 2023 का आयोजन किया गया था। कौन सा कप? फ्लैंडर्स कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बेल्जियम के मर्कसेम में किया गया था। और इसके विजेता बनकर सामने आए हैं, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर में और 200 मीटर में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम हमें याद रखना है। ये भारतीय एथलीट है जिनका नाम है अमलान बोर्गोहेन। क्या नाम है? अमलान बोर्गोहेन। और ये भारतीय एथलीट है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इन्होंने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीता है, 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में। क्लियर? अमलान बोर्गोहेन के बारे में हम बात करें, जिन्होंने भारत के लिए 100 और 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? फ्लैंडर्स कप में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 नंबर के सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? डेनिस फ्रांसिस को। किसे चुना गया है? तो देखिए, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। और ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं त्रिनिदाद और टोबैको से। ठीक है। और इनका चुनाव कब हुआ था? तो हमें अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में ही जब चुनाव हुआ 1 जून को, तो उसमें इनका नाम सामने आया है 78 नंबर के सत्र की अध्यक्षता के अध्यक्ष के रूप में। क्लियर हो गया? देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगर बारे में हम बात करें, तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में करी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 पार्ट हैं इसके। और जिसमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा भी एक महत्वपूर्ण अंग रखता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, उसके अध्याय 4 में ये निर्धारित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधि अंग होगा, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहा जाएगा। जो स्पेशली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, वो सारे वो सारे इस सम्मेलन में, यानी संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग होगी, महासभा की मीटिंग होगी, और इसमें ये डिसाइड किए जाएंगे। स्पेशली जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करने का काम होता है, या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करने का काम होता है, या जो भी उसकी पॉलिसीज होती हैं, उसको जिस तरीके से भी काम करना है, जैसे उसका बजट तैयार करना है, ये सारा काम जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिसका उल्लेख आपको संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, अध्याय 4, उसमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर? देखिए, जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो कौन है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है मैक्स वेरस्टापेन ने। किसने? मैक्स वेरस्टापेन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। और आपको बता दूं कि इस साल का ये इनका चौथा खिताब है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता और बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है।
इसके अलावा सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 सर्जियो पेरेज ने जीता है, और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है 2023 के लिए, तो इसको भी सर्जियो पेरेज ने जीता है। और इसके साथ साथ जो रेडबुल है, रेडबुल की इस साल की लगातार ये 7वीं जीत है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है 2023 के लिए वो किसने जीत लिया है, तो मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। क्लियर? ओके, मैक्स वेरस्टापेन has won the Spanish Grand Prix 2023. क्लियर? अब देखो हम बात कर रहे हैं जम्मू के भद्रवाह के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जम्मू का एक जिला है भद्रवाह, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहां से 4 और 5 जून को 2 दिन तक लेवेंडर उत्सव मनाया गया है। क्या मनाया गया है? लेवेंडर उत्सव मनाया गया है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, लेवेंडर एक तरीके से पर्पल कलर का एक फ्लावर होता है ना, तो इसका दिवस मनाया गया है। अच्छा, इसके बारे में किसने बात करी? तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौन? जितेंद्र सिंह। इनके बारे में हम डेली कुछ न कुछ न्यूज में इनके बारे में पढ़ते रहते हैं कि इनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि भारत जो भद्रवाह जिला है जम्मू कश्मीर का, वो एक तरीके से लेवेंडर की राजधानी है और कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाला है ना। और इसके लिए उन्होंने बोला कि जो CSINR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने अपने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान के हिस्से के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्या किया था? एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, इस नाम से एक कार्यक्रम चलाया था। और इसके तहत ही जब ये जो हम दिवस मना रहे हैं ना, 4 और 5 जून को लेवेंडर दिवस जो हमने बनाया है, इसके तहत ही ये प्रोग्राम चलाया गया था। और साथ में ही इसको बैगनी क्रांति भी बोला गया, बैगनी क्रांति के नाम से इसको बोला गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिस्क्राइब्ड भद्रवाह एज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रिवोल्यूशन एंड द डेस्टिनेशन फॉर एग्री स्टार्टअप्स। ओके, यानी बैगनी क्रांति किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि लेवेंडर की खेती को बैगनी क्रांति नाम दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि CSIR अरोमा मिशन क्या है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अरोमा मिशन यानी कि ये एक तरीके का ऐसी परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में जो लेवेंडर हो रहा है, जो लेवेंडर की खेती कराई जा रही है, उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उसका इस्तेमाल किया जाए और उसकी खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और हमारे देश के जो छोटे किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, है ना, उनको किस तरीके से इस खेती में लेकर आया जाए। तो इसके विषय में ही एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है CSIR अरोमा मिशन। क्लियर है? अच्छा, इसके जो हमारे जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस मिशन की सीधे निगरानी करी जाएगी। ठीक है ना, यानी आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा सीरियस हैं इस बात को लेकर। इसके बाद RRL 12 के बारे में बात कर रहे हैं। तो RRL 12 जो लेवेंडर है, ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति है लेवेंडर की, जो स्पेशली जो समशीतोष्ण वाला एरिया होता है, यानी जो बहुत गर्म भी नहीं होता है और बहुत ठंडा भी नहीं होता है, समशीतोष्ण वाला क्षेत्र होता है, वहां पर इसकी खेती करी जाती है। क्लियर हो गया? लेवेंडर के बारे में बात करेंगे तो लेवेंडर के फूल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सुगंधित जड़ी बूटी के समान है जिससे हम परफ्यूम बनाते हैं, अरोमा बनाते हैं, जिसका हम मोमबत्ती के लिए और हर्बल चाय के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्यूजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साबुन बनाने में, या जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, यानी जो ब्यूटी आइटम्स होते हैं, उसमें भी हम इसका यूज देख सकते हैं। भारत में जिस तरीके का अरोमा है उसका वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लैमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी खेती भारत में करी जाती है। क्लियर हो गया? कुछ लोकप्रिय लेवेंडर किस्म कौन से हैं, तो अंग्रेजी लेवेंडर, फ्रेंच लेवेंडर और स्पेनिश लेवेंडर, ये कुछ ऐसे लेवेंडर हैं जिनको हम जानते हैं और जिनका इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न फील्ड में। क्लियर? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक का जो बेंगलुरु सर्कल है, वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुबेर। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुबेर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट कुबेर के तहत मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके के हब का निर्माण किया जाएगा। एक है कॉरपोरेट वेतन पैकेज हब और दूसरा है लेन देन के लिए बैंकिंग हब, है ना। तो इन दोनों हब की स्थापना करी जाएगी और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है 3 जून को
जो बेंगलुरु सर्कल के महाप्रबंधक हैं नंद किशोर जी, स्टेट बैंक से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा। ठीक है, और इस हब में आप देखेंगे कि बिजनेस जो सेवाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए योनो बिजनेस और साथ में ई पेमेंट्स, कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स और वन स्टार्ट डेस्टिनेशन के रूप में ये जो हब है वो काम करेगा और इस तरीके से वो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्लियर? ओके, प्रोजेक्ट कुबेर aims to facilitate and center to various banking requirements of customers in Bengaluru Circle. Clear? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी है वहां पर 9 से 15 अक्टूबर के बीच में, कब से 9 से 15 अक्टूबर के बीच में 2025 में पहली प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वर्ल्ड इसके ऊपर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में। कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका देखो मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संरक्षण है, प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाया जाएगा और इसमें लगभग 50 वैज्ञानिकों का एक टीम भी इसमें शामिल होगी, जो स्पेशली क्या काम करेगी, जो ये मूल्यांकन करेगी कि किस तरीके से प्रकृति के ऊपर काम किया जा सकता है, कैसी पॉलिसी लाई जा सकती है और किस तरीके से हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखा जा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं IUCN यानी विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में, जिसकी बैठक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी बैठक होती है हर 4 साल के बाद, यानी 4 साल बाद इसकी क्या कराई जाती है? बैठक कराई जाती है। इसके बाद अभी प्रेजेंट में बात करें तो इसमें 190 देश शामिल हैं, जो स्पेशली पूरी दुनिया में होने वाले पर्यावरण से रिलेटेड घटनाएं हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर, आनुवांशिक जो विविधता है उसको कैसे संरक्षित किया जाए इसके ऊपर बात करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम है पर्यावरण के ऊपर। पिछली अगर हम IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में बात करें तो इसको 2021 में किया गया था इस मीटिंग को। और कहाँ पर किया गया था? तो फ्रांस के मार्सिले में। कहाँ पर किया गया था? फ्रांस के मार्सिले में। और इस मीटिंग में जिन विषयों के ऊपर बात करी गई थी वो क्या था? तो 148 यानी 148 प्रस्ताव ऐसे थे जिसको मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि 2025 तक जो अमेज़न है उसके 80% भाग की रक्षा करी जाएगी। महासागरों में जो गहरा समुद्री खनन हो रहा है उसको रोकने के ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा वन हेल्थ दृष्टिकोण को वन हेल्थ जो एटीट्यूड है उसको अपनाने की बात करी गई और साथ ही जो जलवायु संकट आयोग की भी स्थापना करी गई। ठीक है, जलवायु संकट आयोग की भी स्थापना करी गई है। पिछली जो मीटिंग हुई है कब? 2021 में फ्रांस के मार्सिले में। उसमें 148 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने बात कर लिया। क्लियर? अब देखो, प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये अगर इस संगठन के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। क्लियर? और इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के ऊपर काम करता है, उनकी जो उपयोगिता है हमारे जीवन में उसके ऊपर काम करता है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ काम करता है। ठीक है, और साथ में ही इसके जो भी काम है वो गैर संगठन जो होते हैं, संस्थाएं जो होती हैं उनके माध्यम से और जो सरकारी संगठन होते हैं उनके माध्यम से जो उसकी पॉलिसीज हैं उसको अपनाया जाता है और उसको फॉलो अप कराया जाता है अलग अलग दुनिया के देशों के द्वारा। क्लियर? इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1948 में। कब करी गई थी? 1948 में। देखो, अब जो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र का जो ठाणे है वहां पर एक तालुका है जिसका नाम है भिवंडी। क्या है?
भिवंडी। तो उस भिवंडी तालिका के बारे में ये बोला गया कि वो पूरी तरीके से कार्बन तटस्थ गांव के रूप में उसका विकास किया जाएगा, यानी कार्बन फ्री विलेज का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? भिवंडी तालुका में, जो ठाणे जिले में है, महाराष्ट्र के। और इसके बारे में किसने बात करी? तो इसके बारे में जो केंद्रीय राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के, जिनका नाम है कपिल पाटिल। क्या नाम है? कपिल पाटिल। इनके द्वारा घोषणा करी गई है कि कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल जीरो किया जाएगा, हरित पर्यावरण को अपनाया जाएगा और हरित पर्यावरण को ही आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। और जो पुरानी परंपराएं प्रथाएं चली आ रही हैं, जो आदिवासियों से रिलेट करती हैं, उनको दोबारा जीवित करने के बारे में बात किया गया है। और ये बोला गया है कि 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि जो पारंपरिक रूप से खेती करते थे, पारंपरिक रूप से प्रकृति की रक्षा करते थे आदिवासी, तो लगभग 121, कितने? 121 आदिवासी गांवों को मॉडल के रूप में यहाँ पर विकसित करने की बात की गई है। ठीक है, ओके। हमने बात कर ली भिवंडी तालिका के बारे में। ठीक है, तालुका के बारे में, जो कहाँ पर है? ठाणे जिले में है, महाराष्ट्र के। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं G20 की अध्यक्षता के बारे में। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। और इस बार जो है, जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की 3rd बैठक है, वो कहाँ पर आयोजित करी गई है? 4 से 6 जून के बीच में आयोजित करी गई है, हैदराबाद में। ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो भारत की तरफ से जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, डॉक्टर भारती प्रवीण, उनके द्वारा ही अध्यक्षता करी गई है G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो फोकस किया गया है, वो किन बातों पर किया गया है? तो मेडिकल काउंटर मेजर्स के R&D में सहयोग पर फोकस करते हुए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पार्टिसिपेट किया और 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर हो गया? देखिए, इस मीटिंग में जिन बातों के ऊपर फोकस किया गया, उन बातों के ऊपर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, यानी डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के बारे में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, जो डिजिटली वैश्विक पहल के ऊपर काम करेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट बैठक हुई थी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की, वो कहाँ पर हुई थी? तो तिरुवनंतपुरम में हुई थी। और सेकंड बैठक कहाँ पे हुई थी? तो गोवा में हुई थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये बैठक हो रही थी, तो उस समय क्या किया गया कि हैदराबाद में एक जीनोम वैली है। कौन सी वैली है? जीनोम वैली है। स्पेशली इस जीनोम वैली के बारे में बात करूं आपको, तो यहाँ से जो 33% वैश्विक वैक्सीन का उत्पादन किया गया था कोविड-19 के टाइम, पोलियो का और रोटा वायरस का। ठीक है, तो इसका जो प्रतिनिधि आए थे G20 में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो सभी प्रतिनिधियों को जीनोम वैली जो है घुमाया गया। इसके पीछे का मोटिव ये था कि भारत जो काम कर रहा है हेल्थ केयर के फील्ड में, उसके बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। क्लियर? अच्छा देखो, हम यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग रैंकिंग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। हम देखते हैं कि जो समग्र रैंकिंग है, यानी अगर हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें देखा जाए समग्र रैंकिंग में, तो जो JNU है वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे BHU है और तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया। इंजीनियरिंग के फील्ड में बात करी जाए तो आप देख सकते हैं IIT मद्रास, आप देख सकते हैं IIT मद्रास। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, फिर IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। कॉलेज में देखें तो कॉलेज जो मिरांडा हाउस है, इसके बाद हिंदू कॉलेज, इसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज। रिसर्च में IISc बेंगलुरु, इनोवेशन में IIT कानपुर, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद। फर्स्ट नंबर जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और फार्मेसी में हैदराबाद का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है वो है। और लॉ में जो बेंगलुरु का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज है वो आता है। ठीक है, बिट्स पिलानी आप देख रहे हैं 3rd नंबर पे है। तो ये सारी रैंकिंग दी गई है, जिसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जहाँ पर PDF के फॉर्म में ये सारी जानकारी उपलब्ध है। क्लियर? ओके, तो हमने बात कर ली। ठीक है, जिसके IISc बेंगलुरु हैज bagged the second spot in the overall category followed by IIT Delhi. ओके, देखो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो UAE के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को चुना गया है। किसे चुना गया है? UAE के, यानी संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर हैं अब्दुल अल मंडोस, उनको चुना गया है।
अब ये इनका जो कार्यकाल है वो 2023 से 2027 तक यानी 4 साल के लिए चलेगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन की जगह लेंगे। क्लियर हो गया। देखिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब इनकी अध्यक्षता में जो WMO की बैठक होने वाली है 77वें नंबर की, है ना, वो कहाँ पर होगी, तो जिनेवा में होगी। 5 से 6 जून के बीच में होने वाली है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाएगी, तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस के द्वारा करी जाएगी। क्लियर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1950 में 23 मार्च को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका। और साथ में इसके महासचिव कौन है, तो पेटेरी तालस है। कौन है, पेटेरी तालस है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक एजेंसी के रूप में काम करता है। स्पेशली पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, मौसम के फील्ड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके ऊपर और हरित ऊर्जा के ऊपर, इन सभी बातों के ऊपर ये बात करता है, ये संगठन काम करता है। क्लियर। ओके, देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जो SBI लाइफ है, अपने लिए अपनों के लिए, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है, अपने लिए अपनों के लिए। तो SBI के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है सहारा इंडिया कंपनी का, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है सहारा इंडिया। तो जो SBI बीमा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। और इसके लिए जो भी दिशा निर्देश है वो जारी कर दिया गया है, किसके द्वारा, IRDAI के द्वारा, यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारत में क्या करता है, बीमा से रिलेटेड जो भी काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो इसी ने बोला है कि अब क्या करेगा, जो स्टेट बैंक है वो किसका अधिग्रहण कर लेगा, वो सहारा इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसके लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सहारा लाइफ के बारे में ये बोला जाता है कि ये पूरी तरीके से दिवालिया होती जा रही है, इसमें वित्तीय संकट की स्थिति आ गई है। और इसलिए भी इसका अधिग्रहण किया जा रहा है क्योंकि जो ये ग्राहकों के जीवन बीमा से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट थी वो उसको फुलफिल नहीं कर पाई है ना। और इससे क्या होगा, जो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सहारा लाइफ के द्वारा आयोजित लगभग 2 लाख पॉलिसियों की पॉलिसी देनदारियों को संभालने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यानी जो 2 लाख पॉलिसी धारक हैं उनकी जो जिम्मेवारी है वो कौन संभाल रहा है, तो वो अब संभालेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर हो गया। ओके, SBI लाइफ यानी अपने लिए अपनों के लिए, और सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस जिसका अधिग्रहण कर लिया गया SBI लाइफ के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। क्लियर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोल्लम सुधी के बारे में, जिनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और 39 ईयर के थे। और साथ में इन्होंने टीवी सीरीज से अपना जो काम है वो स्टार्ट किया था अभिनय का, जिसका नाम था फ्लावर्स स्टार मैजिक 2010 में। ठीक है। और इनकी जो बहुत सारी इनकी मूवीज थी जो जिनमें इन्होंने काम किया था, लेकिन 2022 में रिलीज हुई थी मूवी जिसका नाम था स्वर्ग थिल कट्टू रंबू। क्या नाम था, स्वर्ग थिल कट्टू रंबू। उसमें ये देखे गए थे। ओके, द लेट मलयालम एक्टर वॉज 39। इनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 39 ईयर की थी। और कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई है। केरला से बिलोंग करते थे। ठीक है। और इनका नाम था कोल्लम सुधी। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुलोचना लाटकर के बारे में, जिनको आपने बहुत सारे हिंदी फीचर मूवीज में जरूर देखा होगा। इन्होंने 300 से अधिक मूवीज में काम किया है जो हिंदी और मराठी लैंग्वेज से रिलेट करती हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि सुजाता, आए दिन बहार के, दिल दे के देखो जैसी बहुत सारी मूवी में काम किया है। और 1970, 80 और 60 के दशक में बहुत सारी मूवीज में इनको माँ के रोल में आपने जरूर देखा होगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत से ब्लॉकबस्टर मूवीज में भी काम करा, जैसे जाने दुश्मन, जब प्यार किसी से होता है, रेशमा और शेरा जैसी मूवीज में भी देखने को आपको ये मिली होंगी। इसके बारे में इनको कुछ पुरस्कार भी, कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
सुलोचना लाटकर को 1999 में पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। और इसके अलावा 2009 में, कब? 2009 में इनको महाराष्ट्र भूषण भी दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। क्लियर हो गया? देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुलोचना लाटकर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है 94 साल की उम्र में। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको जो है चित्रभूषण अवार्ड भी दिया गया था। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र जो मराठी जो सिनेमा है उसमें इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड मराठी भी दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड मराठी भी दिया गया है लास्ट ईयर। क्लियर? इनको आपने शकुनी के रूप में देखा होगा। इनका नाम क्या है? तो एक्टर है गूफी पेंटल। इनको शकुनी के रूप में देखा होगा, जो महाभारत सीरियल आता था उसमें। इनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र थी सिर्फ 78 ईयर की। और इनकी मृत्यु हो गई है 5 जून को। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनका हार्ट फेल हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले इनको फरीदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, और उसके बाद में जब इनकी हालत बिगड़ी तो इनको मुंबई शिफ्ट किया गया था। लेकिन वहां पर इनकी जो जान है वो नहीं बच सकी। तो 78 ईयर की साल में मृत्यु हो गया है किसका? टीवी एक्टर थे, काम करते थे बी आर चोपड़ा की जो महाभारत थी उसमें शकुनी का रोल इन्होंने निभाया था। और बहुत ज्यादा फेमस हुए थे अपनी इस एक्टिंग की वजह से। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर देते हैं, तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। फिर कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी लेकर आती है और हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।